तो निश्चित तौर पर यदि कोई बात ऐसी होती तो सरकार के गिरने तक की नौबत आ सकती थी। मैं इसके अंदर ये बात देख रहा हूं, तो इसलिए स्वामी अग्निवेश जी जो कह रहे हैं निसंदेह उसमें कुछ तथ्यात्मक बात होगी, नहीं तो वो इस प्रकार की बात नहीं करते। इस प्रकार की बात नहीं करते। सुनीता गोदारा जी, इस खुलासे से आपको कोई आश्चर्य? क्योंकि आप हमेशा से कहती हैं कि अरविंद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक के बाद एक, ये सिर्फ पहली बात नहीं है। पहले अन्ना ने उनके रास्ते को गलत बताया, उसके बाद भय्यू जी महाराज ने कहा कि मुझे अन्ना को यहां तक कहना पड़ गया कि माननीय अन्ना जी, आपकी मराठी में उन्होंने कहा कि माननीय अन्ना जी ये लोग आपकी जान ले लेंगे, क्योंकि 10 दिन अनशन के खत्म हो चुके थे और उनकी सेहत में लगातार गिरावट होती जा रही थी। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वामी रामदेव जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर कमोबेश यही आरोप लगाए। देखिए, जो आप कह रहे हो, जो भी कुछ अभी यहाँ पर इन्होंने कहा, अग्निवेश जी ने कहा, वो मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है शॉकिंग जैसा कि अरविंद ने जिस दिन पार्टी अनाउंस की थी। क्योंकि ये सब कुछ जो अचानक होता है, ये किस पॉलिटिक्स की वजह से होता है, मैं क्योंकि एक, जैसा आपने कहा, चैंपियन खिलाड़ी हूं, मैं शायद ना समझ पाऊं, लेकिन अन्ना को अनशन पे बिठाने का ये मैं कभी नहीं मानूंगी कि कोई और उनको जबरदस्ती बिठाता था। हाँ, उसके बाद उसमें अगर लोगों ने देरी करवाई, लोगों को मिलने नहीं दिया, वो हो सकता है, लेकिन अन्ना को अनशन पे बिठाने का डिसीजन हमेशा अन्ना का ही होता था। मैं यहाँ पर एक बात दूसरा, मैं यहाँ पे नहीं, मेरे अब आप पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। दूसरा ये है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अरविंद को ही हैज पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। पार्टी अनाउंस करना ऐसे समय में जिस समय उसकी कोई जरूरत नहीं थी, अन्ना बिल्कुल मना कर रहे थे। जिस दिन पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने किया है और अन्ना ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, अन्ना शुरू से सशक्त लोकपाल बिल, चुनाव सुधार, भूमि अधिग्रहण में सही कानून आए, और वो हमेशा से विकेंद्रीकरण की बात करते रहे। उसको वो व्यवस्था परिवर्तन बोलते थे। एक जनशक्ति, ऐसी जनशक्ति पैदा करो जो कि सत्ता पर दबाव डाल सके, जिससे अच्छे कानून बन सके। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पार्टी बनाओ, वो पार्टी बन गई। तो इसका मतलब कि पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। फिर आपके पास कैडर नहीं था, आपके पास कोई संगठन नहीं था, आपके पास इतना पैसा नहीं था। करोड़ करोड़ जाते हैं एक एक कैंडिडेट में, कोई कैंडिडेट्स नहीं थे, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। तो ये इन सब की जरूरत क्या थी? मैं कहती हूं कि वो एक अच्छा क्रांतिकारी था, तो उसको क्रांतिकारी बने रहता तो शायद वो देश का ज्यादा भला कर पाता। पार्टी बना के, और अब देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि संत आदमी जो अन्ना है, उनको जो भी धोखा देने की कोशिश करेगा या जो भी उनको यूज करने की कोशिश करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी संत आदमी की आत्मा को दुखाता है, दिल को दुखाता है, उसको धोखा देने की कोशिश करता है, उसको यूज करने की कोशिश करता है, उसके कंधे पे पैर रख के और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश करेगा, वो उसका यही हर्ष होगा जो आप अभी यहाँ कोशिश कर रहे हैं। खुलासे पे खुलासे, खुलासे पे खुलासे। कहीं पर भी सफलता लेनी है तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, और जिसके साथ चल रहे हैं उसके साथ हमेशा चलना होगा। रोज रोज बात बदलना, रोज रोज बात बदलना, उससे आप समाज के लिए भला नहीं कर सकते। क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का दिल दुखाया है? क्योंकि आपने एक बेहद बिल्कुल सेंसिटिव वर्ड यूज किया। जी, दिल दुखाया कैसे? जो अन्ना एक आइकॉनिक इमेज बने इस आंदोलन में, जो जनता की आवाज बने, उसमें अरविंद केजरीवाल एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी के रूप में उभर के आ रहा था, और 1 और 1 11 हो गए थे। उसका अच्छा मैनेजरियल वर्क और अन्ना की आइकॉनिक इमेज से ये आंदोलन उस चरम सीमा तक पहुंच गया था कि तब हम जो चाहते सरकार उसको करना पड़ता, वो अच्छा कानून लाना पड़ता। वो सरकार की प्रॉब्लम है कि वो अभी तक नहीं लाई है, क्योंकि शायद नीयत ही नहीं अच्छी है सरकार की। लेकिन उस वक्त वो पार्टी का अनाउंसमेंट, लोग रो रहे थे, जो सुबह से लेकर रात तक काम करते थे वो रो रहे थे। ये कब डिसाइड हुआ ये तो खैर मुझे नहीं मालूम है, जबकि मैं टीम अन्ना की मेंबर थी, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर शायद ये डिसाइड किया था। अन्ना ने बहुत मना किया था। मतलब कौन? कुछ नाम ले सकती है आप? जो अब अरविंद के साथ हैं उन्हीं में से मतलब होंगे। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, संजय सिंह, यही लोग हैं। जो लोग आज अरविंद के साथ नहीं हैं, उन लोगों ने तो डिसाइड नहीं किया था। कुमार विश्वास जैसे लोग भी बोले कि मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। नहीं तो अब बोलने से क्या होता है? उस समय तो पूरा साथ दे रहे थे ना। अब तो संजय सिंह नहीं छोड़ेगा, संजय सिंह नहीं छोड़ेगा। ऐसे थोड़ी आप कभी उनके साथ पूरे रहो, उनका फायदा उठाओ, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी। अरविंद के साथ रह के फिर बीच में अरविंद को धोखा देंगे तो वो और भी गड़बड़ होगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का फायदा उठाया? देखिए, इसको मैं फायदा उठाना ना कह के अगर ऐसा कहूं कि अरविंद जो जब तक आंदोलन रहा
तब तक ये जंतर मंतर पे जो लास्ट में हुआ है 2-3 दिन, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जो शुरू में जिस तरह से आंदोलन आगे जा रहा था उसमें अरविंद का बहुत बहुत योगदान है। और वो अन्ना के साथ 1 और 1 11 हुए थे। ऐसा ही चलता रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन जो पार्टी अनाउंस होने से जो हुआ है, अन्ना ने एकदम से छिटक दिया। क्यों? क्योंकि अन्ना नहीं चाहते कि कोई गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करे। और ये लेकिन तब तक तो अन्ना का इस्तेमाल हो चुका था सुनीता जी, तब तक तो अन्ना का इस्तेमाल हो चुका था। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर अन्ना का इस्तेमाल हो गया होता तो आज वो उसकी राजनीतिक पार्टी बहुत अच्छी होती। अब आप पीछे पड़े, कभी कोई पीछे पड़ेगा, सब पीछे ही पड़ते रहेंगे। और देखिए, मैं ये मानती हूं कि आज ये सीट जो खाली है नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई यहां पर गलत बोल रहा है तो आप पार्टी के किसी न किसी को आके उसको डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया है। आज इसको जनता देख रही है और अगर जनता को वो अपना तथ्य नहीं रख पाएंगे, किस किस को सफाई देंगे? तो क्रेडिबिलिटी गिराने में देखिए, दोज हु बिल्ड ऑन पब्लिक परसेप्शन दे बिल्ड ऑन सेंड। अगर आंदोलन की वजह से आपने सोचा कि राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और जीत जाएंगे, तो फिर आपको उस जनता के सामने आके अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों, पहली बात तो उसे किसने कहा था ये कहने के लिए कि अन्ना अगर मना करेंगे तो मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा? कोई इसको जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा था। आप हमेशा बोलते रहेंगे और फिर एकदम से पार्टी बना लेंगे। अन्ना जो कहेंगे वही करूंगा, फिर अन्ना ने जो कहा वो नहीं करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, इससे अच्छा है अपना पक्ष रखें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जो काम आंदोलन में अरविंद ने कहा उसका मैं हमेशा समर्थन करूंगी कि उसने बहुत अच्छा काम किया था। बिल्कुल, आंदोलन में उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने क्या क्या किया? अब देखिए, ये एक के बाद एक निकल के आ रहा है सुनीता जी, और देश जाग रहा है। देखिए, और अब वो इस हालत तक पहुंच गए हैं कि वो अपना पक्ष रखने भी नहीं आ रहे हैं। अनशन पहले उनका स्टैंड होता था, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। किसी पर भी आओ, आरोप लगाओ, जो आरोप लगाना है लगाओ और उसके बाद आगे निकल जाओ। मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि कर्नल देवेंद्र सहरावत हमारे पास आम आदमी की पार्टी की तरफ से आने वाले थे। उन्होंने वादा किया था, आखिरी वक्त पर 10 मिनट पहले उन्होंने फोन कर कहा कि माफ कीजिएगा, मैं दिल से माफी चाहता हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, और वो अंततः नहीं आए। मैं फिर से एक बार अपने साथी प्रोड्यूसर से अपील करूंगा कि वो मनीष सिसोदिया का टेलीफोन ट्राई करें, वो अरविंद केजरीवाल का टेलीफोन ट्राई करें, वो संजय सिंह का टेलीफोन ट्राई करें, वो गोपाल राय का टेलीफोन ट्राई करें, वो विभव का टेलीफोन ट्राई करें, जो कि टीम केजरीवाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इन तमाम लोगों के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना पक्ष रखें, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखे, और हम उनके पूरे के पूरे वर्जन को चलाएंगे जो भी उनको कहना है। लेकिन मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता कि आवाज वहीं होती है जहां गड़बड़ होती है, धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है? बिल्कुल, अभी मेरे पास एक फोन है, मैं यही बात मैंने कही थी कि धुआं देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि यहाँ आग होगी। तो इसी तरह से जैसे सुनीता जी ने भी कहा कि मैं उसे क्रांतिकारी मानती हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, या तो वो क्रांतिकारी के शब्द का अर्थ नहीं जानता। आज मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, और दीपक जी आपके जरिए से, कि अगर आप वो कहते हैं कि IRS बनने के बाद मुझे पता चला कि करप्शन ऐसे होता है। अरे अगर करप्शन जानना है तो एक आम किसान आदमी, जो मजदूर आदमी, वो बता सकता है कि करप्शन कैसे होता है। उसे इतने दिन के बाद उस सिस्टम में रह करके तब पता चला, और उस सिस्टम का आज भी वो हिस्सा है, उसकी पत्नी हिस्सा है। और वो ये कहते हैं कि साहब मैं क्रांतिकारी नहीं, महत्वाकांक्षी है। और महत्वाकांक्षा के कारण उस आदमी ने पूरे आंदोलन की बलि दे दी, और इस पूरे आंदोलन को नहीं बल्कि देश के लोगों की आंखों में धूल नहीं, मिर्चियां झोंकी हैं। और मैं उसे साबित कर सकता हूं कि जितनी मीटिंगें हुई हैं, जो कोर कमेटी की बैठकें हुई हैं, उसमें कहां अन्ना से कोई बात पूछी जाती थी। जिस वक्त मीटिंग होती, सुनीता जी आप थी वहां, उसमें रालेगढ़ में, तो रालेगढ़ के अंदर जिस वक्त अन्ना ने ये कहा, अरे भाई कौन है, मैं तो जानता नहीं इस कोर कमेटी को, और उसके बाद जो लोग आके बिठाए गए तो चारे ऐसे जैसे बिल्लियां होती भीगी हुई, इस तरह से बैठते जा रहे थे। और वहां अन्ना ये पूछ रहे थे ये कौन है। उधर से एक मैडम आती है, वो कहती है साहब मुझे अंदर ले लीजिए, मैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करूंगा यहां। उसके बाद विभव को, उसके बाद जो है वो है जय हिंद, यानी नवीन जय हिंद। अरे ऐसे ऐसे लोगों को वहां लाकर के मेंबर के ऐसे से बिठाया। तो अन्ना ने उनकी शक्लें देख करके कहा। वहां अरविंद ने बड़ी चालाकी के साथ, अरविंद और प्रशांत ने, आपको याद होगा कि उसके बाद एक फहरिस्त निकाली और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अन्ना ने वहां एक IAS अफसर को वहां बिठा लिया। उस वक्त तक ये कुछ बोले ही नहीं,
कुछ नहीं बोले, कहा कुछ नहीं, ये तो हमारे खास आदमी है, आप इनके सामने बात करिए। ये इधर की उधर की करते रहे। अरविंद पूरा अपना एजेंडा तय करता था। मैं देश के लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि इसने बहुत चालाकी के साथ पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया है और देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मुफ्ती साहब, मैं सुनीता जी से चाहता हूं, क्योंकि आपने सुनीता जी की तरफ इशारा किया, रालेगंज की बात की। अगर वो वहां मौजूद थी तो मैं उनसे विनती करूंगा, जो क्या मुफ्ती साहब सच बोल रहे हैं और क्या आपको इनकी बातें थोड़ी मुझे आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है? देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जो पूरे आंदोलन को मैनेज करता है वही एजेंडा डिसाइड करता है। इसलिए मुझे उसमें कि कौन थे क्या थे, अभी देखिए, आंदोलन मर गया या ये हो गया, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं। आंदोलन के मुद्दे अभी भी वैसे के वैसे जिंदा हैं। करप्शन अभी भी हो रहा है, अभी भी देश को लूटा जा रहा है, तो इसलिए ये मुद्दे कभी नहीं मरेंगे। वो अलग बात है कि अरविंद अलग चला गया, उसने पार्टी बना ली, लेकिन अन्ना अभी भी जागरूकता में लगे हुए हैं। और आंदोलन में क्या होता है, आंदोलन में मुद्दे उठते हैं, लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं, और अभी भी वो जागरूकता चल रही है। लेकिन दूसरी बात तो है ना, पुराने लोग एक के बाद एक टूट गए। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, हाँ। लेकिन मेरे दिल में बड़ी कष्ट होता है ये देखकर कि जिस आंदोलन को मैंने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा, देश के लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग उस आदमी के लिए 13 दिन तक रामलीला मैदान में जब वो बैठे थे, दुआ करते रहे, पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि एक एक करके, एक मिनट सुनो, हाँ। एक एक करके सब लोग छोड़ते गए? हाँ, आप जैसे लोगों ने, आप जैसे लोग जो ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशन से जुड़े रहे, जो आज तक उससे जुड़े हुए हैं, जो आज तक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लोग हैं, वो लोग भी अलग हो गए। आखिरकार कुछ तो फंडामेंटल मिस्टेक होगी। आपको देश ने, आपको मीडिया ने सर आंखों पर बिठाया था उस वक्त। देखिए, हम आंदोलन से जुड़े थे, हम अरविंद केजरीवाल या ऐसे हम मुद्दे से जुड़े थे और आज तक जुड़े हुए हैं। हुआ ये है, प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल बहुत अच्छा मैनेजर था, उसने बहुत अच्छे से आंदोलन को मैनेज किया है, इसीलिए एजेंडा वही सेट करता था, लेकिन उसका एचआर इतना अच्छा नहीं रहा। जब भी हम कोई कंपनी चलाते हैं, उसमें जो सीईओ होता है या सीईओ के बाद में जो डायरेक्टर होता है, तो वो एक तरह से डायरेक्टर था। अगर अन्ना हमारे सीईओ थे, वो डायरेक्टर था, और उसको एक एचआर डिपार्टमेंट रखना चाहिए था, जिससे कि जो लोग भी थे साथ में वो एक साथ रहते और जो भी कुछ ये टूट फूट हुई है वो नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरविंद का मैनेजरियल वर्क तो बहुत अच्छा रह गया आंदोलन में, और इसीलिए उसने वही एजेंडा सेट करता था, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका एचआर जो था ना, वो बहुत पुअर हो गया था, और वो अभी भी पुअर। मुफ्ती साहब ने बात बोली है कि डायरेक्टर नहीं डिक्टेटर था। क्या वाकई में था? इस पर चर्चा करेंगे। सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। मुझे पंडित जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी कई सारी बातें कहने को है। हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा, और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। न्यूज के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब सफलता प्राप्त हो और लोग चैनल का बहुत आनंद लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इंडिया न्यूज चैनल को, इसी प्रकार से वो देश की सेवा करता रहे। अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा, और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। तो सवाल यह है कि यह खुलासा किया है स्वामी अग्निवेश ने, वही स्वामी अग्निवेश जो अन्ना की कोर कमेटी के मेंबर थे और शुरुआत में तमाम फैसलों में शामिल हुआ करते थे। सरकार जो पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसमें भी स्वामी अग्निवेश बेहद सक्रिय थे, और सरकार और टीम अन्ना के बीच मिलकर सिविल सोसाइटी और सरकार की कमेटी बनाने में उन्होंने बेहद निर्णायक भूमिका अदा करी थी। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। खाली कुर्सी आप जो देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की कुर्सी है। वहां पर कर्नल देवेंद्र सहरावत को आना था, लेकिन आखिरी वक्त पर लगभग 10 से 15 मिनट पहले उन्होंने हमें कहा कि मैं दिल से माफी चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता। हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखे। हम लगातार अरविंद केजरीवाल जी को टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना टेलीफोन बार बार काट रहे हैं।
लगभग 10 से 15 मिनट पहले उन्होंने हमें कहा कि मैं दिल से माफी चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता। हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखे। हम लगातार अरविंद केजरीवाल जी को टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना टेलीफोन बार बार काट रहे हैं। हम मनीष सिसोदिया जी से, गोपाल राय जी से, संजय सिंह जी से और साथ ही साथ टीम अन्ना के जो मीडिया मैनेजर है विभव, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका पक्ष सामने आ सके। लेकिन अभी तक हमारी सभी कोशिशें नाकाम हुई है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेंगे। जैसे ही आम आदमी पार्टी का पक्ष सामने आएगा हम उस पक्ष को रखेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हैं पूर्व एशियन चैंपियन सुनीता गोधारा जी, जो कि लंबे समय टीम अन्ना से जुड़ी हुई हैं और अभी भी दिल से उसी मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं, उसी कॉज के साथ जुड़ी हुई हैं और अन्ना का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा है। नई पार्टी के सख्त खिलाफ थी, खुलकर बोलती रही हैं। पंडित एन.के. शर्मा जी हैं, जो इस घटना के जो पूरी बातचीत हुई है पर्दे के पीछे, उसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक जाना पहचाना चेहरा है। मुफ्ती साहब मेरे साथ है, टीम अन्ना के सदस्य थे। इन पर इल्जाम लगाया था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कि इन्होंने टीम अन्ना की बैठक की फोटोग्राफी करने की कोशिश की, वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की और उनको अपनी टीम से उन्होंने निकाल दिया। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आखिरी लाइन मुफ्ती साहब ने बोली थी कि डायरेक्टर नहीं डिक्टेटर है। सुनीता जी उससे एग्री नहीं करती थी। सुनीता जी, डिक्टेटर अगर कोई हो तो मेरे ख्याल से ये जो टीम थी ये बहुत पहले निकल गई होती, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें, जितने भी एमिनेंट लोग थे, वो किसी डिक्टेटर को तो टॉलरेट नहीं करते। अन्ना जी की वजह से, अन्ना जी ने जो आंदोलन में अपना आइकॉनिक जो जैस्मिन इफेक्ट फेंका था, उसकी वजह, जैस्मिन इफेक्ट जो सारे हिंदुस्तान में विदेशों तक पहुंच गया था, उसकी वजह से लोग जुड़े हुए थे, उसकी वजह से लोग जुड़े हुए थे। गोपाल राय जी का टेलीफोन आया है, उन्होंने गोपाल जी का टेलीफोन आया है। गोपाल जी, मैं दीपक चौरसिया बोल रहा हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके पक्ष को जानने की, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं स्वामी अग्निवेश, जो कभी आपकी टीम के सदस्य थे, उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल राय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गोपाल राय जी ने भी अपना टेलीफोन काट दिया है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की टीम की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका पक्ष कोई ना कोई सामने रखे। हम वो पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल भय्यू महाराज के खुलासे के बाद जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे संवाददाता भय्यू महाराज ने जो बातें कही थी उन पर अरविंद की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया इल्मी, जो कि टीम अरविंद की एक अहम मेंबर है, वो हमारे पत्रकारों के पास आई और उनसे कहा कि आप भय्यू महाराज पर कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिजली पानी के मुद्दे पर है, खासकर पानी के मुद्दे पर है और पानी बेहद गंभीर समस्या है और कृपया सवाल ना पूछिएगा। हम सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि ये वही टीम अरविंद है जो बार बार ये बात कहती थी कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है सूचना का अधिकार, लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि लोग बातें शेयर करें, पर्दे के पीछे कुछ ना हो, लोग आरोपों पर जवाब दें। यही वो एक्सपेक्ट करते थे तमाम लोगों से, चाहे वो नितिन गडकरी हो, उन्होंने भी जवाब दिया, चाहे उन्होंने रॉबर्ट वड्रा की बात की हो या फिर उन्होंने मुकेश अंबानी की बात की हो, सबने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन अपने ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल और टीम अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों चुप है। लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या कहा है स्वामी अग्निवेश ने अरविंद केजरीवाल को लेकर। मैंने अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, ये तो गलत है। एक बुजुर्ग आदमी है और देश में एक अच्छी छवि का नेता है और कल को कुछ हो गया, क्योंकि सरकार क्या परवाह करेगी, बैठे रहो अनशन। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। पंडित जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक आदमी अनशन पे बैठा है, मानिए अन्ना हजारे जैसे स्ट्रेचर का आदमी बैठता है और अन्ना हजारे जैसा आदमी अनशन पर बैठता है और विदिन 24 आवर सरकार आ जाती है, बातचीत करती है, सिविल सोसाइटी और सांसदों की कमेटी बना देती है, जो 60 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार होता है। सवाल ये एकाएक ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि पहले दिन तो आंदोलन में कोई इतनी तेजी और इतनी मजबूती नहीं थी कि सरकार देखते ही झुक जाए। क्या कोई सेटिंग थी टीम अन्ना और सरकार की? नहीं, सेटिंग तो इसे नहीं कहा जा सकता। वैसे तो इसके बारे में जो सरकार की जो प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं वो इस बारे में सही बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो मुझे दिखाई देता है, जो कुछ मेरे नॉलेज में है, मैं उसके बारे में कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जन आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी, तो देखिए लोकतंत्र है हमारे देश में, जन भावना का आदर करना
लोगों के द्वारा चुनी सरकार का प्रथम दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार किया कि भाई इसके ऊपर हमें, और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ कि हाँ, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी बेसिकली जन लोकपाल बिल को लेकर के शुरू से उनकी जो संस्था थी वो इसके ऊपर कार्य कर रही थी। एनएसी, नेशनल एडवाइजरी, जी हाँ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो इसके ऊपर कार्य कर रही थी और वो उसको लेके ही आने वाले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है, और मुझे ये भी बताया गया कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी बड़ी कोशिश कर रहे थे किसी समय में भी वो उसका हिस्सा भी बन जाए। दिग्विजय सिंह ने खुलासा भी किया था। और जिस वक्त जो जिनके साथ वो काम कर रहे थे पहले, उन्होंने भी इस बात को बताने की कोशिश करी है पहले भी मीडिया के सामने। अब हो ये रहा है कि जैसे थोड़ी देर पहले ये बात निकल करके आई, आपके ही मुखारबिंद से ये बात निकली भी, चूंकि आज अग्निवेश जी उसका हिस्सा नहीं है तो उनके बारे में इस प्रकार की बात कही जा सकती है, लेकिन अग्निवेश जी पहले भी हिस्सा थे। ये बात वो पहले भी कह रहे थे कि हमें अन्ना जी की सेहत का बहुत ज्यादा चिंता है पंडित जी, ये बात उन्होंने कही थी। 18 अगस्त को ही कह दी थी। उनका बाहर निकलना तो बहुत बात की बात है, और उससे पहले भी बहुत गंभीरता से उन्होंने प्रयास किया था। नहीं, मैं ये साफ करूं, पूरा इंटरव्यू हम नहीं दिखा पा रहे हैं, वो इंटरव्यू हम 11:30 बजे दिखाएंगे। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी मीटिंग्स होती थी वो इस बात के सख्त खिलाफ होते थे कि अन्ना हजारे इस सेहत के साथ इस उम्र में किसी आमरण अनशन पर या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा था उस बातचीत में कि अन्ना हजारे खुद मानते थे कि उन्हें बैठना चाहिए, लेकिन ये भी संकेत उन्होंने दिया था कि चूंकि अन्ना का पूरा ब्रेन वॉश किया होता था तो अरविंद जो कहते थे अन्ना हजारे वही भाषा बोलते थे। ये कमोबेश उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहने की कोशिश की है। सुनीता गोधारा जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या जो अग्निवेश जी ने कहा उससे सहमत है? नहीं, अग्निवेश जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन अनशन पे अन्ना अपने डिसीजन से बैठते हैं, ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा। हाँ, दूसरी बात कि इस जो अरविंद उनको समझाया करते थे या बताया करते थे या एक्सप्लेन किया करते थे, मैंने हर मीटिंग में देखा है अन्ना बहुत ही माइन्यूटली हर टाइम वो प्रश्न करते थे, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों। अन्ना को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता पहली बात तो, और अन्ना अपने आप में पूरा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए अन्ना को कोई डिक्टेट करेगा या अन्ना का कोई ब्रेन वॉश कर देगा, ये तो मैं अभी तक जितना मैं जानती हूँ उनको, अन्ना अपने विचारों में अपनी धारा में। माफ कीजिएगा सुनीता जी, आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। टेलीफोन कॉल गोपाल राय जी को लगाया है हमने। हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखे, और ये टेलीफोन गोपाल राय जी को लगाया गया है, लेकिन वो टेलीफोन नहीं उठा रहे। इससे पहले हम उनसे कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने टेलीफोन काट दिया। The person you are dialing seems unavailable to take call. सुनीता जी, सॉरी, आपको रोका मैं। तो इसलिए अन्ना का कोई ब्रेन वॉश नहीं होता था। उनको एक्सप्लेन किया जाता था हर चीज की, जो भी एजेंडा है अन्ना बहुत अच्छे से उसको पूछते थे। अन्ना का अनशन करना अन्ना का अपना डिसीजन होता था, बल्कि अन्ना ने तो दूसरों को, जब किसी बहुत से वॉलंटियर्स, बहुत से टीम अन्ना के मेंबर्स भी कहने लगे हम बैठ जाएंगे अनशन पे, तभी भी अन्ना ये कहते थे कि तुम लोग को तो पता ही नहीं है कि अनशन होता क्या है, क्योंकि अन्ना बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं इससे भी ज्यादा 14 दिन का अनशन कर चुका हूं पहले। तो अनशन के बारे में जो कुछ है वो मुझे नहीं लगता कि अन्ना को कोई फोर्स कर सकता है कुछ भी करने के लिए। और अन्ना ने जो विचार, जो समाज को देने की कोशिश की है, वो अभी तक जिंदा है। जितनी अराजकता फैली हुई है समाज में, जितनी अव्यवस्था है, अगर आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ये लाना चाहती थी, तो 2 साल हो गए हमारे आंदोलन को, और अभी तक कोई कानून नहीं आया, कोई राइट टू रिजेक्ट, कोई नन ऑफ द अबव बटन तो अब ला सकते हैं। सारी मशीनें जा रही हैं रिपेयर होने के लिए, मैडम, लेकिन नहीं, आपकी ही टीम तो टूट गई, जो दबाव देश का हमारी बना था। तो सरकार तो बिल्कुल लूटने में लगी हुई है। सरकार अगर अभी भी चाहे मैं तो आपकी सब बात मानता हूं, सख्त लोकपाल बिल ला सकती है, सरकार चाहे तो राइट टू रिजेक्ट ला सकती है। नन ऑफ द अबव बटन लगाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपकी हर बात मानता हूं। कुछ तो लाए, कुछ तो जनता को बताए कि इस आंदोलन जो जनता ने खड़ा किया था,
ये सिर्फ अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं था, ये जनता की वजह से था। और अगर जनता की आवाज उनकी समझ में आ गई है, सरकार की समझ में आ गई है, लोकसभा और राज्यसभा की समझ में आ गई है, तो नन ऑफ द अबव बटन लगाने में तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए, उससे तो कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। सुनीता जी एक मिनट, देखिए जो आखिरी अंडरस्टैंडिंग सरकार की आपके साथ हुई थी वो इस पर हुई थी कि लोकपाल वो लेकर आएंगे, ठीक है, वो भी नहीं लेके आए। वो भी नहीं लेके आए, माना, लेकिन राइट टू रिजेक्ट पे या राइट टू रिकॉल पर आपकी और सरकार की कोई सहमति नहीं बनी थी। नहीं। तो आप सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार ने जो आपको वादा नहीं किया था वो पूरा किया। जहां तक लोकपाल की बात है, मैं मानता हूं कि लोकपाल के स्वरूप पर आपको ऐतराज है, लेकिन मैं ये बात मानता हूं लोकपाल के स्वरूप पर आप लोगों का ऐतराज है। उस तरह का लोकपाल नहीं है जिस तरह का लोकपाल आप लोग चाहते थे, आप लोगों ने मांग करी थी। लेकिन पार्लियामेंट की कमेटी से पास हुआ लोकपाल है जिसमें सभी पार्टियों की सहमति, सभी पार्टियों के डिसेंट को शामिल किया गया है। और सरकार ने कहा है चूंकि सेलेक्ट कमेटी को गया था, अब बजट सत्र में वो आएगा। सरकार इस बात को साफ करती है। आप भी यहीं थे, मेरे को एक बात कहनी है। देखिए, पिछले साल भी नाटक हुआ था, इस बार देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक मिनट, गोपाल राय जी टेलीफोन लाइन पर आ गए। गोपाल राय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है आपकी। गोपाल जी बहुत देर से, माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, रात में काफी वक्त हो गया है। कर्नल देवेंद्र सहरावत आपका पक्ष रखने आने वाले थे लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने मना कर दिया। दरअसल आपके पूर्व सहयोगी स्वामी अग्निवेश जी ने आरोप लगाया है कि उनसे बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था, और ये कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि अगर उन्होंने ये संदर्भ छेड़ा, उनका संदर्भ ये था कि आप इतने वृद्ध व्यक्ति को आमरण अनशन पर कैसे बिठा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अगर अन्ना का बलिदान हो जाता है तो क्रांति को और बल मिलेगा। यह आरोप, ये बात स्वामी अग्निवेश जी ने कही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अग्निवेश जी ने क्या कही है वो तो एक अलग मैटर है। अरे ये सरकार हम इस आंदोलन को नहीं बदनाम कर पाई, कांग्रेसी नेताओं के पैसे से चैनल चला के कितना बदनाम आप लोग इस आंदोलन। देखिए गोपाल जी, अब मैं बाकी चीजों पर आ जाऊं। आप इसको एक कांग्रेसी नेता का चैनल कह रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड इस बात को साफ कर देना चाहता हूं। लाल का हत्या किया, मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप ये बात कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आपने 125 करोड़ भारतीयों के अरमानों की हत्या की है, क्योंकि आपने उनके इमोशंस के साथ खेला है। इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें मैं भी कर सकता हूं, और आप जो पॉइंट यहां पर प्रूव करना चाह रहे हैं ना, ऐसा कतई नहीं है। आप जब से राजनीति में नहीं आए हैं उससे 18 साल पहले से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं। इशारे पे आप चला रहे हैं आप लोग, किसी के इशारे पर नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, और ये इन्वेस्टिगेशन अन्ना हजारे के इस इंटरव्यू के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का रास्ता गलत है। आप हर चीज में षड्यंत्र क्यों देखते हैं? आप किसी पर आरोप लगा दें तो ठीक है, आप पर कोई आरोप लगाए आपको सहन नहीं होता है। आपकी जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। आप इस आंदोलन को नहीं बदनाम कर पाएंगे आप लोग। सर मैं बदनामी कहां करना चाह रहा हूं, मैं तो आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। आरोप तो आप लगा रहे हैं, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपके पास कोई सफाई नहीं है। वो सारा आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत पहले गुजर चुका सर जी, बहुत पहले की कहानी हो चुकी। जो काम आज आप करना चाहते हैं ना, वो सरकार ने अपनी एड़ी चोटी लगा के कर डाली। लेकिन महंगाई भ्रष्टाचार से जब तक निजात नहीं मिलेगा लोग लड़ेंगे और वो लड़ाई जारी रहेगी। नहीं तो आप सुन लीजिए स्वामी अग्निवेश जी ने क्या कहा है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के जेहन में एक सवाल यह भी है कि आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी, किसकी महत्वाकांक्षा के चलते टूटी। और अग्निवेश जी क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा उस पर। मैंने अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, ये तो गलत है। एक बुजुर्ग आदमी है और देश में एक अच्छी छवि का नेता है, और कल को कुछ हो गया क्योंकि सरकार क्या परवाह करेगी, बैठे रहो अनशन। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा, और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। गोपाल राय जी आपकी प्रतिक्रिया। हमने तो बता दिया जी, ये सब पुराने रिकॉर्ड उठा करके आप लोग कौन सा बाजा बजा रहे हो। इस समय दिल्ली के लोगों को बिजली से त्राही त्राही हो रही है, देश के पूरे देश में। दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूरे देश में बिजली को लेकर त्राही त्राही है। गोपाल जी आपको चूंकि दिल्ली का चुनाव लड़ना है तो आप दिल्ली की बात उठा रहे हैं। हाँ, दिल्ली का चुनाव लड़ना है, एकदम लड़ना है। दिल्ली के बिजली का बिल कम करना है, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करना, लड़ना है चुनाव। मेरा सिर्फ सत्ता को उखाड़ के फेंकना है, बिल्कुल फेंकिए, लड़ना है चुनाव।
बिल्कुल फेंकिए। आप अपना दीपक भाई अपना एजेंडा बदलिए। ये बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है, किस एजेंडे पे आप काम करने लगे, ऐसा व्यक्ति तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर, मेरी एजेंडा सिर्फ खबर है। देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी। दीपक चौरसिया को हम भी थोड़ा जानते हैं, ऐसा नहीं है दीपक भाई। गोपाल राय जी, काम आपको शोभा नहीं दे रहा है। गोपाल राय एक आंदोलन के पैदा हुए व्यक्तित्व हैं, आप जिस तरह के घटिया काम में लग गए। अरे आंदोलन को सरकार नहीं बदनाम कर पाई, आप क्या कर लोगे, आप बताओ जरा। ठीक है, मैं तो वो बात उठा रहा हूं जो आपके पूर्व साथी ने